नमस्ते बच्चों। हम लोग भूमि एवं मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल हमारे लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जल के बिना हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। जल के बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल ही जीवन है, यह कहा गया है। तो बच्चों, हम लोगों के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और आज हम लोग जल के बारे में देखते हैं कि जल कैसे बनता है। तो जल जो है बच्चों, अगर इसको हम लोग रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो जल H2O, जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। इसमें H क्या है? हाइड्रोजन है, हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं हाइड्रोजन। और O क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। O क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। H क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलके जल का निर्माण होता है। यानी कि जल का सूत्र H2O है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से, हाइड्रोजन के दो अणु है, ऑक्सीजन के एक अणु है, इसके मिलने से जल का निर्माण होता है। पृथ्वी ही बच्चों एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के अलावे किसी भी अन्य ग्रह पर जल नहीं पाया जाता है, पृथ्वी पर ही सिर्फ जल पाया जाता है। पृथ्वी के अलावे और किसी भी ग्रह पर जल नहीं पाया जाता। अब आप लोग ग्रह पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। ग्रह कितने हैं बच्चों? ग्रह 8 हैं। उसी 8 ग्रह में एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जल पाया जाता है। पृथ्वी को छोड़ के 7 अन्य ग्रह हैं, उस पर जल नहीं पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को जो है सो नीला ग्रह भी कहा जाता है या जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या जलीय ग्रह भी क्या कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। अब पृथ्वी पर जो है जल का हम लोग बच्चों देखें तो पृथ्वी पर मुख्यतः जो जल है वह ज़्यादातर समुद्री क्षेत्र में है। कहाँ है बच्चों? समुद्री क्षेत्र में या महासागरीय क्षेत्र में जल जो है ज़्यादा है। महासागरीय क्षेत्र में 97%, जितना 100 अगर मान लेंगे तो 100 में 97% जो है कहाँ है? समुद्री क्षेत्र में। और स्थलीय क्षेत्र में जो है सो मात्र 3% है। कितना है बच्चों? 3%। समुद्री क्षेत्र में जो है सो 97% और स्थलीय क्षेत्र में मात्र 3% है। समुद्री क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र में जो जल होता है वह खारा जल होता है। खारा जल मतलब नमकीन जल होता है। कैसा जल होता है बच्चों? नमकीन जल होता है। यह जल जो है सो पीने योग्य नहीं होता है, यानी कि समुद्री क्षेत्र में सर्वाधिक जल पाया जाता है। यह जल जो है सो पीने योग्य नहीं होता। स्थलीय क्षेत्र में मात्र 3% जल है और 3% जल यही पीने के काम आता है। इसमें भी जो है नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल के रूप में जो है वह मात्र 1% है और 2% हिम आच्छादित है। हिम आच्छादित मतलब पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा है। तो ये हम लोग का जल के बारे में, जल की मात्रा के बारे में है। अब हम लोग देखते हैं जल का उपयोग क्या है। तो बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि और जानते भी हैं कि जल का उपयोग क्या है। आप लोग बता सकते हैं कि जल का हम किन किन रूपों में उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो जल का हम उपयोग किस में करते हैं बच्चों? पीने में करते हैं। जल का उपयोग किस में किया जाता है? पीने के रूप में करते हैं। उसके बाद भोजन बनाने में करते हैं। उसके बाद अपने दैनिक कार्य जो होता है, दैनिक कार्य समझ रहे हैं, यानी कि अपना लेट्रिन जाने, उसके बाद हाथ धोने, नहाने, स्नान करने, जो दैनिक कार्य हमारा है उसमें करते हैं। उसके बाद सबसे उपयोग इसका खेती में होता है, यानी कि सिंचाई के साधन के रूप में जो है सो जल का प्रयोग करते हैं। बागवानी में जल का प्रयोग करते हैं, उद्योगों में जल का प्रयोग होता है। उसके बाद
इसका जो है सो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद मिनरल वाटर अभी जो बनाया हम लोग लाते हैं, तो मिनरल वाटर का जो कारखाना है या बोतल बंद मिनरल वाटर जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ पर भी जो है जल का उपयोग होता है। इसके अलावे आग बुझाने में जल का उपयोग किया जाता है। तो जल का जो है सो उपयोग हमारे दैनिक जीवन से लेके कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। अब हम जल चक्र के बारे में हम लोग बच्चों देखते हैं, जल चक्र है क्या। जल चक्र, जल एक बच्चों क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में संसाधन में नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसको एक बार उपयोग के बाद उसकी प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जिसका एक बार उपयोग करने पर उसका पुनः पूर्ति हो जाती है। तो जल का भी जो है सो एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः पूर्ति होती है, और यह जो होता है सो जल चक्र के द्वारा होता है। अब जल चक्र को अच्छा से समझिए। ये मान लिया नदी का स्रोत या महासागरीय क्षेत्र है। क्या है, ये महासागरीय क्षेत्र है जिसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य के द्वारा या सूर्य से तापमान की प्राप्ति होती है। तो ये महासागरीय जल जो है सो गर्म हो जाता है। गर्म होके जो है सो ये जल ऊपर उठता है वाष्प बन के। क्या बन के, वाष्प बन के ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद जब वाष्प बन के ऊपर उठता है, जब वाष्प ऊपर जाता है, तो हम लोग पिछले कक्षा में यानी कि कक्षा 7 में पढ़े, जो जो हम ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाता है, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान में कमी आती जाती है। तो ऊपर हम जाते हैं तो वाष्प बन के ऊपर गया, यानी कि जल गर्म हुआ, गर्म होके वाष्प बना, वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यह ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसका बादल बन जाया गया। क्या बन गया, बादल। संघनन की क्रिया हुई, बादल का निर्माण हुआ, और ये बादल पुनः जो है सो वर्षा के रूप में नीचे आया। वर्षा के रूप में धरती पर हुआ, समुद्री क्षेत्र में भी हुआ। तो वर्षा का जल नीचे आया, और ये वर्षा का जल फिर बह के जो है सो नदी के माध्यम से कहाँ चला जाता है, समुद्र में, और समुद्र में फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, वर्षा होता है। वर्षा का जल कुछ जो है नदी नाले में गया, कुछ भूमिगत हुआ, और कुछ समुद्र में बह के चला गया, और समुद्र का जल फिर जो है क्या हुआ, वाष्प बना। तो यह एक चक्र चलते रहता है, और इसी चक्र के द्वारा जो है सो हम लोग को जल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग जल चक्र को समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर समझिए। महासागरीय क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में क्या होता है, जल सूर्य के ताप से गर्म होकर वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा होकर बादल का निर्माण होता है, बादल से पुनः वर्षा होती है, वर्षा के बाद जो है सो नदी नाले के द्वारा जल जो है सो पुनः समुद्री क्षेत्र में जाता है, और फिर वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर वर्षा होती है। यानी कि ये एक चक्र ऐसे चलते रहता है, और इस चक्र के द्वारा जो है सो हमें जल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग इसको समझ चुके होइएगा, जल चक्र किसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमारी किताब में पढ़ना है जल का वितरण। यानी कि सभी जगह जो है सो जल का वितरण एक समान नहीं है। सर्वाधिक जल, अभी हमने बताया कि सर्वाधिक जल जो है सो महासागर में है। महासागर में 97% जल जो है सो महासागरीय क्षेत्र में है। उसके बाद 3% में ये सब बर्फीला क्षेत्र में, भूमिगत जल, अवलवनीय झील, स्थलीय समुद्र एवं झील, वायुमंडल, नदियाँ, ये सब मिला के जो है सो 3% में है। और 2% जो है सो बर्फ के चादर के रूप में है, और 1% जल जो है सो तालाब, नदी, नाले, पोखर आदि में है। पृथ्वी पर जल की अधिकता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलीय ग्रह कहा जाता है। अब जलीय ग्रह में जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। अब हम लोग देखते हैं जल संकट। क्या देख रहे हैं, जल संकट। तो जल जो है सो एक हमें अभी बताया कि नवीकरणीय संसाधन है, और हमें जल चक्र के द्वारा जो है सो पीने लायक
जल प्राप्त होता है। लेकिन यह जल जो है सो अभी तुरंत हमने बताया कि 1% मात्र जो है सो नदी नाले के रूप में है, सभी जगह एक समान नहीं है, जिसके कारण है जो है सो जल की समस्या यानी कि जल मिलने की, जल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होती है। ये इसका एक कारण तो ये हुआ। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जल की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद हम लोग जल प्रदूषित कर देते हैं। जल प्रदूषण के कारण भी जो है सो जो जल उपलब्ध भी है वह पीने लायक या काम के लायक नहीं है, जिससे जो है सो जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। अब जल के कमी के क्या कारण हैं? जल के कमी के कारण को अगर देखें तो जल का हम दुरुपयोग करते हैं, जल का असमान वितरण है, यानी कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और उसमें भी महासागरीय क्षेत्र में ज़्यादा है और स्थल क्षेत्र में कम है। उसके बाद भी मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में देखते हैं जल कम है। जल का प्रदूषित होना यानी कि विभिन्न कारणों से जल प्रदूषित हो जाता है जो हमारे काम के लायक नहीं रहता है। जल का भी अत्यधिक दोहन यानी कि बिना आवश्यकता के भी जल को निकाला जाता है, खर्च किया जाता है, अनावश्यक बर्बाद किया जाता है, जिसके कारण भी जल संकट होता है। उसके बाद शहरों में देखते हुएगा अभी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण होता है, उसमें भी बड़े पैमाने पर जल लगता है, जिसके कारण जो है सो जल की कमी उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कहते किसको है? तो जल के स्वाभाविक या जो प्राकृतिक गुण है, जल का जो अपना गुण है उसमें अंतर जब आ जाता है, उसका प्राकृतिक गुण जो है, उसका स्वाभाविक जो गुण है उसमें अंतर आ जाना, या जल में अवांछित पदार्थ, जो पदार्थ उसके लिए उपयुक्त नहीं है उसका मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। तो कोई पूछेगा आपसे जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आ जाना या जल में अवांछित पदार्थों को मिल जाना क्या कहलाता है बच्चों? जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण के कारण आप लोग भी बता सकते हैं, जैसे उद्योग धंधा कल कारखाने हैं, उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है वह नाली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम आसपास के नदियों में गिरा देते हैं, जिससे जो है सो नदी का जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। अब नगरीय क्षेत्रों में जो दूषित जल होता है, आप लोग नगर के क्षेत्र में देखते हुएगा जो शहर के नाला है उस नाला को जो है सो सीधे नदी में जोड़ दिया जाता है, यानी कि शहर का गंदगी सारा जो है सो कहाँ चला जाता है? वो उस आसपास के नदी में चला जाता है, जिससे जो है जल दूषित हो जाता है। उसके बाद घरेलू कूड़ा करकट जो होता है हम लोग नदी में डाल देते हैं। हम लोग देखते हैं कि इससे कोई घर का सामान है वो हम लोग जाके नदी में फेंक देते हैं, पूजा पाठ का जो सामान है उसको भी हम लोग नदी में जाके डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? नदी प्रदूषित होता है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। उसके बाद परिवहन एवं यातायात के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको डालते हैं। पशुओं को आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि पशुओं को हम लोग नदी तालाब आदि में धोते हैं, तो पशुओं की गंदगी भी जो है उसमें मिल जाता है, जिसके कारण हमारे आसपास का पोखर तालाब ये सब है वो सब दूषित हो जाता है। समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य होता है, उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको भी समुद्र में डाल दिया जाता है, जिससे समुद्री जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं और उसमें हम लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग भी अपना घर का कूड़ा करकट डाल देते हैं, जिससे भी जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। अब जल प्रदूषित होगा तो जल प्रदूषित जल को पीने से हमें अनेक तरह की बीमारियां होती है, यानी कि प्रदूषित जल जो है सो रोग का एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि लोगों के बीमार पड़ने में प्रदूषित जल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हमेशा हम लोग को शुद्ध जल पीना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जल को दूषित नहीं करें। तो जल को प्रदूषित होने से उससे होने वाली बीमारियां जैसे हैजा का नाम सुने होइएगा, उल्टी है, डायरिया है, पेट दर्द है, लीवर का खराब हो जाना, यानी कि देखते होइएगा गांव में कहता है जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस हो गया वो भी खराब पानी पीने से होता है, जल के प्रदूषण से होता है। किडनी खराब होना, सिर दर्द
आदि बहुत सारी बीमारियां हैं जो जल के प्रदूषित होने से और उस प्रदूषित जल को पीने से होता है। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जल प्रदूषण कम ना के बराबर हो, यानी कि हम लोग को ऐसे उपाय करना चाहिए जो जल प्रदूषित ना हो। और जल के प्रदूषित होने एवं अन्य कारणों से जो है सो जल संकट यानी कि जल की कमी उत्पन्न हो रही है। तो जल की कमी को दूर करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को जल संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? जल को संरक्षित करना होगा। इसके लिए हमें वर्षा जल का संग्रहण करना होगा। वर्षा जल का संग्रहण हम लोग नदी, नाले, पोखर आदि के बड़े पैमाने पर निर्माण करके कर सकते हैं। इससे होगा क्या, नदी, नाले, पोखर ज़्यादा रहेंगे तो उस आसपास में जो है सो जल भूमिगत रूप से नीचे जाएगा, और भूमिगत जल यानी कि नीचे जो हम लोग हैंड पाइप, मोटर आदि से निकालते हैं, वह कहाँ से आता है? भूमिगत नीचे से आता है, और यह वर्षा का जल ही संग्रहित होता है। तो इसको हम लोग पोखर, नदी, नाले आदि को ज़्यादा से ज़्यादा पोखर का निर्माण, तालाब का निर्माण करके संग्रह कर सकते हैं। अब है दूसरा छत का वर्षा जल का संग्रहण। छत का वर्षा जल का संग्रहण से तात्पर्य ये है कि छत पर जो पानी है उसको जो है सो पाइप के माध्यम से अगर हम धरती के नीचे ले जाते हैं तो वह जल जो है सो भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होगा। आप लोग की स्कूल में देखते होइएगा सोख्ता का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, तो वो जो पानी है वो बर्बाद नहीं होगा, वह भी भूमिगत रूप में चला जाएगा। उसके बाद जल को प्रदूषित होने से बचाना है हम लोग को। जल में कूड़ा करकट ये सब नहीं डालना है जिससे जल प्रदूषित हो। जल को सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना होगा, काहे कि इससे सिंचाई में भी जल बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होता है। तो अगर हम सिंचाई में ऐसी तकनीक अपनाएंगे जिससे जो है सो कम से कम जल लगे, इसमें टपक सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई आदि महत्वपूर्ण है। उसके बाद आसपास जो है सो जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को बताएंगे। तो जल जो है कैसे संरक्षित किया जाता है, इससे करेंगे तो जल संकट की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हम लोग जल को हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, यह हमारे अगली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जल संरक्षित रहे, जल कम प्रदूषित रहे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जल का प्रदूषण न हो आप, और जल का बर्बादी नहीं कीजिएगा, नल खुला हुआ नहीं छोड़िएगा। तो ये सब करके जो है सो आप जल को बचा सकते हैं। धन्यवाद।